नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जो लोग योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ लाया हूं। ये जो घमासान चल रहा है, इस घमासान के बीच में योगी एक बार फिर सेफ हो गए हैं और मोदी और शाह को एक बार फिर नाकाम होकर कदम पीछे खींचने पड़े हैं। केशव प्रसाद मौर्य नाम का पासा एक बार फिर फेल हो गया है और अब योगी कुछ समय इसी शान से ज़्यादा पावर के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी में मेरे पुराने जानने वाले हैं या जो स्रोत हैं, जो सूत्र हैं, उन्होंने बताया कि एक फार्मूला तैयार हुआ है जिस पे केपी मौर्य को मना लिया गया है और उस फार्मूले को जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा। फार्मूला क्या है, इस पे आएंगे। उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वो कौन सी मजबूरी है जिसके कारण योगी के ऊपर ये लोग हाथ नहीं डाल पा रहे हैं, और वो कौन सी मजबूरी है जिसके कारण योगी को हटाना बीजेपी के लिए ज़रूरी होता जा रहा है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पॉलिटिकल डायनामिज्म। पॉलिटिकल डायनामिज्म मतलब राजनीति परिवर्तनशील है और वो लगातार उसके डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। जैसे कि दिल्ली एक ज़माने में पंजाबी बाहुल्य हुआ करती थी, पंजाबी वोटों का काफ़ी महत्व होता था। तो उस वक़्त दिल्ली में वी.के. मल्होत्रा, एच.के.एल. भगत, मदन लाल खुराना, अनेक पंजाबी नेता, सुभाष चोपड़ा कांग्रेस में निकल के आए और हर तरफ पंजाबी लीडरशिप ही दिखाई देती थी। उसकी वजह ये थी कि दिल्ली में बड़ी संख्या में पंजाबी वोटर थे। पाकिस्तान से जब विभाजन हुआ तो देश आए लोग दिल्ली में बहुत सारे वसे थे, बहुत सारे इलाके थे, जमुना पार का इलाका, किंग्सवे कैंप का इलाका, इन सब इलाकों में एक अच्छी लाजपत नगर, बहुत सारे इलाके थे जिनमें अच्छी खासी तादाद में पंजाबी रहा करते थे। जैसे जैसे दिल्ली का विस्तार हुआ और दिल्ली में बिहार और यूपी से बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट करके आए और ईस्ट दिल्ली का पूरा इलाका धीरे धीरे करके बदल गया। और अब आप बिहार के और जिसको कहें पूर्वांचल के वोटरों के बगैर दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए अब दिल्ली की लीडरशिप में मनोज तिवारी जैसे लोग आ गए हैं, पूर्वांचल के नेता आ गए हैं। यानी किसी एक शहर की राजनीति के डायनेमिक्स बदलते रहते हैं। ये डायनेमिक्स बदले किस चीज़ के कारण? डेमोग्राफी चेंज होने के कारण, आबादी में बदलाव के कारण। लेकिन यूपी के जो डायनेमिक्स चेंज हुए हैं, वो डायनेमिक्स जो चेंज होते हैं उनके इंडिकेटर चुनाव होते हैं। चुनाव में जब नतीजे आते हैं, चुनाव से बड़ा कोई सर्वे नहीं होता है। ये जितने सर्वे होते हैं, ये सबसे बड़े सर्वे चुनाव का एक अनुमान लगाने की कोशिश भर होते हैं। तो जब ये चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद जो नतीजे आए, उसके बाद में सब लोगों की आंखें खुली रह गई, और वो ये कि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव फिर से पुराने समीकरण से तय होंगे। मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि अब हिंदुत्व का मुद्दा धीरे धीरे अपनी रफ्तार खो रहा है, अपनी इंटेंसिटी खो रहा है, क्योंकि अब हिंदुत्व के लिए कोई नया लक्ष्य नहीं है, राम मंदिर नहीं है, और हमेशा युद्ध में ही आप यूनाइट होते हैं। किसी भी तरह से लोगों को यूनाइट करना हो तो एक बाहर का खतरा दिखाया जाता है। भारत के लोगों को यूनाइट करना हो तो पाकिस्तान, चीन है, और इसी तरह से हिंदुओं को यूनाइटेड करना हो तो मुसलमान हैं, और मुसलमानों को यूनाइटेड करना हो तो हिंदुओं का डर है। कम से कम दक्षिण एशिया में ये बड़ा अच्छा फार्मूला है जो नेता लोग अपनाते रहते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जो डायनामिक्स चेंज हुए, उस डायनामिक्स को चेंज करने में सबसे बड़ा हाथ है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार, लेकिन इस पूरे मामले में ये जो फार्मूला है, इसमें मायावती का बहुत बड़ा रोल है। मायावती ने पूरी तरह से बीजेपी को एक फार्मूला दिया, जिस फार्मूले से ये जो टकराव था मोदी और केपी मौर्य वाला, इसको कुछ समय के लिए और टाल दिया गया है। तो जो नए डायनेमिक्स आए वो आए नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का कार्ड फेंका। जाति जनगणना के जब आंकड़े आए तो सबकी आंखें खुली रह गई और सभी नेताओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया जाति जनगणना ने कि हम जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो सोशल इंजीनियरिंग तो फेल है।
अब ये समझने की ज़रूरत है कि हमको नए सिरे से जो सोशल इंजीनियरिंग चाहिए वो है पिछड़ों की राजनीति और दलितों की राजनीति। और भारत में सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अगर बिहार को देश का सैंपल मान लिया जाए तो कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार में ये डेमोग्राफी में एक मिलान तो है। तो मसला यह है कि अब क्या हो। हिंदुत्व की राजनीति का टोन कम हो रहा है और पिछड़ों की राजनीति को आपको आगे बढ़ाना है। तो आपको एक बड़ा सरल सॉल्यूशन लगेगा कि किसी पिछड़े नेता को आगे कर देते हैं। जैसे केपी मौर्य अगर जोश में हैं तो उनको जिम्मेदारी दे दी जाए, समस्या हल हो गई। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन केपी मौर्य के साथ दिक्कत क्या है कि केपी मौर्य खुद अपना चुनाव हार चुके हैं। बहुत बड़े फलक में उत्तर प्रदेश के केपी मौर्य की अपील नहीं है। वो एक सीमित इलाका जिसमें उनकी अपील है, पिछड़ों के अंदर भी। दूसरी तरफ मुकाबला ऐसे नेताओं के साथ में है जो अखिलेश यादव जैसे हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के अंदर अपनी एक अपील रखते हैं। अब समस्या यह है कि क्या योगी को हटाकर किसी पिछड़े को बिठाना फायदेमंद होगा। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि आपको एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए, मान लीजिए 51 नंबर चाहिए 100 में से कम चुनाव के एग्जाम में तो यही होता है। आपको 30 नंबर हिंदुत्व से आने वाले हैं और इसलिए आपको हिंदुत्व की पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि एग्जाम में 30 नंबर का हिंदुत्व आएगा आपके। और 51 से पार जाना है अगर, तो आपको पिछड़ा वर्ग के और बाकी सोशल इंजीनियरिंग को सोचना पड़ेगा। यानी 21 नंबर के नंबर आपको उससे लाने ज़रूरी हैं। अब समस्या यह है कि योगी आदित्यनाथ को अगर आप हटाते हो तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि जो 30 नंबर का आपका पेपर की जो पढ़ाई थी, हिंदुत्व के जो 30% थे, वो आप छोड़ रहे हो। आप जैसे ही उसको छोड़ते हो और इस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर भी हो, कौन से वाले में, सोशल इंजीनियरिंग वाले में। अब अगर आप पिछड़ों के वोट हासिल कर नहीं पाते हो और रहा सा हिंदुत्व का, अगर आपने बेस भी छोड़ दिया तो आपको मिलेगा 0 बटा अंडा। तो इतना बड़ा जोखिम बीजेपी ले नहीं सकती है। और रहा सवाल योगी आदित्यनाथ का, तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी उनको छूना बीजेपी के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, बल्कि इसका असर पैन इंडिया होगा, देश के अलग अलग हिस्सों में असर होगा। अभी इस चुनाव में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से राजपूत वोटर इस बात को लेकर गुस्से में हैं और किसी भी तरीके से वो बीजेपी को हराने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी ने राजपूतों का अपमान किया है और योगी आदित्यनाथ की छुट्टी वो कर सकती है। ये मैंने आपको चुनाव से पहले बताया था। इसलिए राजपूत वोटों को संभाल के रखना है तो योगी को संभाल के रखना पड़ेगा। तो समस्या ये है कि योगी को संभाल के रखने की ये मजबूरी है। और जो दूसरा तर्क है सोशल इंजीनियरिंग वाला या पिछड़ों के जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला जो स्लोगन है, उस वाले को लेकर अगर आप जाते हो तो आपको योगी को वहां से हटाना पड़ेगा। योगी अगड़े राजपूत जाति के हैं। अब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसके लिए नए फार्मूले की ज़रूरत है। लेकिन ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये बड़ी प्रोफेशनल और गंभीर बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी में की जा सकती हैं, लेकिन इनके पीछे भी स्वार्थ की राजनीति है। जो पिछड़ों वाली इंजीनियरिंग की बात है वो तर्क लेकर मोदी शाह घूम रहे हैं। वहां की दिक्कत यह है कि मोदी के बाद नंबर 2 कौन। जिस तरह से योगी ने उग्र हिंदुत्व को भी अपनाया, दूसरी चीजें भी की, तो जो हिंदू वोट बेस है, बीजेपी का जो आधार है, बीजेपी की जो जमीन है, उसकी जो टांगे हैं, वो सब लोग योगी को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और मोदी का जादू अब उस तरह से नहीं रहा है। हिंदुओं के अंदर अगर मामला योगी बनाम मोदी का होगा, लोग योगी को ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। ये एक दीवार पे पत्थर की लकीर खिंची हुई है। तो ऐसी स्थिति में अब अमित शाह को अगर नंबर 2 के दौर पे पेश करना है तो योगी को डिस्टर्ब तो करना होगा। मायावती वाले फार्मूले पे आएंगे कि मायावती ने कैसे, मायावती का एक फार्मूला बीजेपी के काम आ रहा है। तो अब आपको मोदी को, योगी को हल्का करना है।
योगी को हल्का करने के पीछे नागपुर की भी अपनी रुचि है। उस रुचि की वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ एक बाहरी व्यक्ति हैं, वो संघ से नहीं आते हैं, संघ के दीक्षित नहीं हैं, शाखा कभी गए नहीं हैं, और इसलिए अगर योगी बढ़ते बढ़ते प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाते हैं तो एक गैर आरएसएस का व्यक्ति बीजेपी के ऊपर हावी हो जाएगा, जिसका सबसे बड़ा डर है। इन चुनाव के नतीजों को भी अगर आप देखें तो बीजेपी जहां जहां हारी है वहां तो हारी है, लेकिन योगी ने अपने इलाके में, उनका जहां प्रभाव है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर आसपास का इलाका, वहां से सारी सीटें बीजेपी को जिता ली हैं। यानी योगी चुनाव हारने के पीछे जिम्मेदार नहीं है। योगी वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति की मर्जी से टिकट नहीं बटे थे, इसलिए भी वो जिम्मेदार नहीं है। और तो और यूपी में ब्यूरोक्रेसी और योगी के कामकाज में भी बड़े नेताओं का, केंद्र वालों का, गुजरात लॉबी का इतना दखल था कि इसका डिस्क्रेडिट योगी को नहीं दिया जा सकता। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद योगी को हटाया जा सकता था। लेकिन हुआ ये कि इस बार भी दांव ऐसे फेल हो गया। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? यूपी तो हार ही गए हैं, यूपी की सरकार निकल जाएगी, ज़्यादा बड़ी बात क्या है? इस समय पार्टी को देखें कि खुद को देखें। नंबर 2 खुद को बनाएं कि पार्टी को बनाएं। एक बार योगी को हटा देंगे, योगी को तो बदनाम भी कर लिया जाएगा किसी तरह से। सोशल मीडिया, ये सब पूरा स्ट्रक्चर है बड़ा वाला, योगी के पास क्या है? तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप ये करने चलते हो और उसका रायता फैल जाता है, मतलब रायता फैलने का मतलब ये, इस विषय पे इतनी चर्चा हो गई, इतने सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हो गए, देश भर के जो क्षत्रिय नेता हैं वो इन्वॉल्व हो गए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता इन्वॉल्व हो गए जो योगी को पसंद करते हैं, जो हिंदुत्व वाली कट्टर विंग है वो इन्वॉल्व हो गई, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट और मैसेज करना शुरू कर दिए, और नागपुर भी इन्वॉल्व हो गया। और सब लोगों के जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, मोदी शाह के खिलाफ जो लोग हैं किसी भी वजह से हैं, उन लोगों की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गई। तो जब ये खिचड़ी इतनी ज़्यादा फैल गई, रायता फैल गया, अब अगर आप योगी को निपटाते हो तो मामला संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये मामला बड़ा फैल गया। एक झटके में अचानक कुछ कर देते, बाद में आप जस्टिफिकेशन देते रहते तो आसान हो जाता। तो ये तीसरी चौथी बार, कई लोगों का कहना है तो पांचवी छठी बार योगी के ऊपर ये जो फार्मूला था ये। अब क्या हुआ? योगी को आपने बच गया, मान लीजिए आपने योगी को छोड़ दिया, तो केपी मौर्य जो रूठे रूठे घूम रहे हैं, जब पहली बार यूपी में सरकार बनी थी अखिलेश यादव से 2017 में, तब क्या हुआ था? तब केपी मौर्य को बनना था, लेकिन आपने योगी को बना दिया था। केपी मौर्य के अंदर वही वाली कसक है, कसक तो और भी नेताओं में थी, लेकिन वो बेचारे दिल छोटा करके बैठ गए। तो अब केपी मौर्य को कैसे मनाएं? यहाँ पर मायावती वाला फार्मूला बताया जा रहा है कि काम आया है, और मायावती वाले फार्मूले के तहत जो कल शीर्ष नेताओं से केपी मौर्य की बैठक हुई है, उसमें केपी मौर्य को ये समझाया गया है कि भैया चिंता मत करो, हमारे पास 2011 का मायावती का दिया हुआ मंत्र है, उस मंत्र के जरिए हम योगी को निपटा देंगे। यानी 2011 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा से चुनाव से ठीक पहले एक प्रस्ताव पारित किया मायावती ने। उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए। हालांकि इसका सब तरफ से विरोध हुआ था, अखिलेश यादव, बहुत सारी पार्टियों ने विरोध किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश का स्टेटमेंट आया था कि इतनी बड़ा उत्तर प्रदेश है कि उसका प्रशासकीय नियंत्रण और प्रशासकीय प्रबंधन करने के लिए उसका साइज छोटा होना जरूरी है। बहरहाल अब बात यह आती है कि योगी को अगर कमजोर करना है तो वो 3 राज्यों का मुख्यमंत्री तो बना नहीं सकते उनको। तो अगर हम उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर देते हैं तो योगी जी एक राज्य के मुख्यमंत्री बन के रह जाएंगे, और बाकी जगहों पर कहीं पे केपी मौर्य वगैरह को भी अकोमोडेट किया जा सकता है। क्योंकि केपी मौर्य जो है उनका ऑब्जेक्शन, ये बड़ा जाहिर सा ऑब्जेक्शन है कि भाई मैं अपने पद के लिए लड़ रहा हूँ, मैं योगी को हटाना बर्बाद करने के लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ। तो बोले इसमें सांप भी मर जाएगा, लाठी भी टूटेगी, तो क्या मैं ऐसे ही बैठा रहूँ, ऐसे ही उप मुख्यमंत्री बन के बैठा रहूँ जिसमें कोई किसी की नहीं सुन रहा है, कार्यकर्ता की नहीं सुन रहे हैं वगैरह वगैरह,
योगी जी ने कह रखा है ये जितने नेता हैं किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, काम करो अपने तरीके से। तो उनको कहा गया कि नहीं अभी कोई फार्मूला निकालते हो। तो एक फार्मूला, दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला ये है कि केपी मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए उत्तर प्रदेश का, और वो कह भी रहे हैं कि पार्टी बड़ी होती है और सरकार छोटी होती है वगैरह वगैरह, तो भाई आप बड़े बन गए। दूसरा फार्मूला ये है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, एक्सटेंशन पे चल रहे हैं वो, अब पार्टी अध्यक्ष भी एक्सटेंशन पे चलते हैं, चुनाव उनाव की कहीं कोई सरगर्मी नहीं है। तो केपी मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना दिया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना एक बहुत बड़ा कद हो गया और योगी आदित्यनाथ अपने आप उनके अधीन आ जाएंगे, ये बड़े पद पे हैं तो इनका भी ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप केपी मौर्य को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं तो एक पिछड़े को आप जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हो तो देश भर में आप जो समीकरण पिछड़ों की राजनीति का अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसको एड्रेस कर पाएंगे। मैंने अभी 2 दिन पहले जब ये वीडियो बनाया था इसी टॉपिक पे तो आपको बताया था कि केपी मौर्य को कुछ ऐसा ठोस देना पड़ेगा जिसके आधार पर आप वोट मांग सको। अभी वो डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम ही रख के कुछ नहीं मिलने वाला है, और प्रदेश अध्यक्ष के जरिए भी आप बहुत ज़्यादा लोगों को एड्रेस नहीं कर पाओगे। तो समस्या ये है कि इस पूरे बैलेंस को साथ में चलना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो अगला आने वाला है उस चुनाव से पहले अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को स्ट्रांग कर लेना है, और उसके लिए सबसे बड़ी मजबूरी है कि उसको अपना जो हिंदुत्व का हार्डकोर वोटर है, जिसको आप भक्त या कुछ भी कहते हो 30%, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि उसको दोनों नाव में पाँव में नाव रखना पड़ेगा। अगर उसने ये हिंदुत्व वाली नाव छोड़ दी तो सीधे 30% कम हो जाएंगे। इसकी रिकवरी वो किसी फार्मूले से नहीं कर सकते हैं। अगर इसको जाने का मतलब नहीं है पूरे 30% चले जाएंगे, लेकिन अगर ये खिन्न हो गए, इसमें से एक हिस्सा चला गया या पैसिव मोड में चला गया, जैसे हमने इलेक्शंस में देखा इस बार में बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता पैसिव मोड में चले गए कि भैया तुम कांग्रेसियों को चुनाव लड़ा लो, जो बाहर से लाए हो पकड़ पकड़ के उनसे ही चुनाव लड़ लो, हम नहीं काम करेंगे, क्या फ़ायदा मेहनत करने से, दिल टूट जाए उनका, तो वो पैसिव मोड में चले जाते हैं। तो इस लिहाज से ये हिंदुत्व का जो इनका कोर वोटर है उसको डिस्टर्ब कर नहीं सकते हैं। और नए सिरे की सोशल इंजीनियरिंग में जब इनको आबादी पता चल गई है पिछड़ों की, तो उस हिसाब से इनको कुछ नेताओं को ज़्यादा अहमियत देनी पड़ेगी। मोदी कुछ भी कहें, वो पिछले नेता, पिछला कार्ड उनके साथ चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश को बचाना है तो यूपी का नेता चाहिए, यूपी में आके चुनाव लड़ने वाला गुजरात का नेता नहीं चाहिए। तो इस पूरी की पूरी सिचुएशन के बीच में जो सॉल्यूशन निकला है, उस सॉल्यूशन में एक चीज पक्की हो गई है। वो चीज ये है कि योगी नहीं जाएंगे, योगी यहीं रहेंगे। पहली चीज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, जो अभी तक की खबरें अंदर से आ रही हैं। अभी उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। मोदी शाह को भी अगले मौके का इंतजार करना पड़ेगा, और खास तौर पे कहें कि शाह को करना पड़ेगा। दूसरा, केपी मौर्य कहां जाएंगे, इसमें 2 ऑप्शन हैं। या तो केपी मौर्य उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तीसरा वाला जो मायावती का फार्मूला है वो फार्मूला है जिसको दिखाकर केपी मौर्य को मनाया गया है, लेकिन अभी वो इतना बड़ा फैसला है कि उसके निटिग्रिटीज चेक करेंगे, उसके लाभ हानि चेक करना पड़ेगा। अचानक ये नहीं कि कल ही उठा के यूपी को तोड़ दिया आपने, बुंदेलखंड को आपने अलग राज्य बना दिया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पल जो कॉम्बिनेशंस हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, और इन कॉम्बिनेशंस के बीच में एक चीज़ पक्की है, योगी की नौकरी पक्की हो गई है, पहली चीज़। दूसरा, योगी की पावर बढ़ गई है। अभी तक टिकट विकेट बंटवारे के मामले में योगी ने कह दिया देखो हार गई पार्टी, मेरी तो आप सुनते नहीं हो, आप अपनी मर्जी से सरकार चला रहे थे। तो उनको कह दिया गया भैया तुम ही संभालो अब टिकट विकेट का काम, क्योंकि ये जो उपचुनाव हो रहा है 10 सीटों में, ये मुश्किल उपचुनाव है, इसमें ज़्यादातर समाजवादी पार्टी की सीटें। अगर हम इसमें टिकट बंटवारे में घुसेंगे तो योगी फिर बोलेंगे देखो जी फिर हरवा दिया, तो इसलिए योगी को दे दिया गया है। अब इस पूरे डिस्कशन में मैंने एक बार भी वो सब जो बयानबाजी हो रही है, मौर्य ने कुछ कह दिया, योगी ने कुछ कह दिया, उसको नहीं लेके आया हूँ मैं वो बयानबाजी है पब्लिक जेस्चर, इन जनता को संदेश देने वाली। अंदर क्या चल रहा है उसकी बात अपन कर रहे हैं। इसके अलावा योगी की पावर एक जगह और भी बढ़ गई है, और वो ये है कि अब ब्यूरोक्रेसी में योगी की पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति होने लगी है। लंबे समय बाद जो मुखिया है उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी का, वो योगी का आदमी आया।
तो योगी की जहां छुट्टी होने की बात हो रही है, उस बीच में योगी बहुत स्ट्रांग बन के निकल के आए हैं, और तब निकल के आए हैं जब उनके खिलाफ सबसे ज्यादा खुराफाती जो लोग थे वो लोग लगे हुए थे। अब इन सारी परिस्थितियों के बीच में सबसे बड़ी चुनौती मोदी जी के लिए इस समय यह है कि योगी जी को निपटाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी जो कमज़ोर इमेज हो गई है, 56 इंची की जो हवा निकाल के 32 इंची हो गया है सिलेक्शन में, उसको 56 दोबारा बनाना है। वो इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज, ट्विटर पे फॉलोअर हो गए, ये अवार्ड मिल गया, वो मिल गया, वो सब चल रहा है एकदम लगातार। कई रिपोर्ट्स भी आएंगी, अभी आप देखिएगा कि बेरोजगारी पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे तो एसबीआई ने, भारत सरकार के एसबीआई ने रिपोर्ट निकाल दी है। ये सब चीज़ें आएंगी। तो अभी फोकस मोदी जी का ये है कि नया फ्रंट खोलने के बजाय जो पहले बिखरा हुआ रायता उसको समेटा जाए। शाह साहब कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं पीएम इन वेटिंग बन के रह जाऊं अडवाणी की तरह, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है। खैर जो भी है, ये सारे कॉम्बिनेशन है। उसके बीच में खबर यह है कि योगी जी का सिंहासन बच गया है। योगी अभी और राज करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।